हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में रिप्लेसमेंट थ्योरम किए थे, ठीक है। और आज हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कोरोलरीज को देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है वो ये है कि एवरी बेसिस फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एफ डी वी एस वी ओवर एफ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थ्योरम और इसका प्रूफ भी देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट आज हम लोग इसको देखेंगे कि यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम हम इसको कितना इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आई होप आप लोगों ने इसको देख लिया है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरम जो है वो हमको क्या बोलता है, तो आपको मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमको बोलता है, देखिए, तो रिप्लेसमेंट थ्योरम कहता है कि अगर जी जो है जनरेटिंग सेट है, यानी स्पैन जी इक्वल टू वी है, और जी के पास में एम एलिमेंट है, ठीक है। और एल कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है वी का, और एल के पास में एन एलिमेंट है। तो यहाँ से दो बातें होंगी। पहला ये कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी है, ठीक है, वो क्या होगा, वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट एल, ठीक है। यानी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पे एक सबसेट जी का एग्जिस्ट करेगा एच, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट एम माइनस एन होंगे, ठीक है। और फिर एल यूनियन एच को हम जनरेटिंग सेट बना सकते हैं भी के लिए, यानी स्पैन एल यूनियन एच इक्वल टू भी। तो ये जो है रिप्लेसमेंट थ्योरम था, इसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि एवरी बेसिस फॉर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए कैसे इसका प्रूफ होगा, प्रूफ, ठीक है। सपोज करते हैं हम लोग, लेट बीटा वन एंड बीटा टू, ठीक है, बी टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, ठीक है। सच दैट, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बीटा वन में जो है एम एलिमेंट है और बीटा टू में एन एलिमेंट्स है, ठीक है। एक में हम लोगों ने एम एलिमेंट ले लिया, एक में हम लोगों ने एन एलिमेंट ले लिया है, क्लियर है, ठीक है। तब हमको ये दिखाना होगा कि एक्चुअली क्या होगा, एम और एन मेरा बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखिए, दोनों चूँकि क्या है आपका बेसिस है, तो डेफिनेटली दोनों में दोनों प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। दोनों जो है आपका जनरेटिंग सेट भी होगा, और क्या होगा, और आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों आपका बेसिस है। ओके, तो हम लोग यूज़ करते हैं रिप्लेसमेंट थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यूजिंग रिप्लेसमेंट थ्योरम यानी आर टी, ठीक है। इफ़ अगर ये ले लें कि बीटा वन को हम ले लें क्या, जनरेटिंग सेट, इस जनरेटिंग सेट, ठीक है, और बीटा टू को हम ले लें लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे दोनों बात आ जाएगी, यानी बीटा वन आपका जो है वो जी के लिए काम करेगा, और बीटा टू आपका एल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि क्या होगा, ऑलवेज जो जनरेटिंग सेट का एलिमेंट है वो ग्रेटर होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट से, यानी बीटा वन में नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा बीटा टू से, ठीक है। यानी क्या आ गया आपका कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। दूसरे तरीके से देखिए, अगर हम ये ले लें बीटा वन को, अगर हम ले लें लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, और बीटा टू को हम ले लें क्या, जनरेटिंग सेट, तो अब क्या हो जाएगा, तो अब बीटा टू जनरेटिंग सेट है, सो इट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन लीनियरली इंडिपेंडेंट बीटा वन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। तो दोनों तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब ये है कि एम इक्वल टू क्या होगा, एन होगा। प्रूव्ड हो गया कि अगर दो बेसिस भी आप लेते हैं तो दोनों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वह सेम ही रहेगा, ठीक है। आइए देखते हैं सेकंड कोरोलरी को, ओके। देखिए, जो सेकंड कोरोलरी है उसमें हम लोगों को अगर ये पता है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसका डायमेंशन n है, ठीक है, तो कोई भी जो जनरेटिंग सेट है, ठीक है, फॉर भी उसके पास कम से कम n वेक्टर्स होंगे। तो पहले हम लोग ये पार्ट प्रूफ कर लेते हैं जो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे हम लोग, सिंस जो है डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू n है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट क्या कि यहाँ पे एक बेसिस है बीटा, ठीक है। कौन सा बेसिस होगा,
बीटा को सपोज कर लेते हैं, लेट बीटा बी दी बेसिस ऑफ भी, ठीक है। देयरफॉर बीटा के पास में कितना एलिमेंट होगा, n एलिमेंट होगा, क्योंकि डायमेंशन जो है v का वो n है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हम लोग जनरेटिंग सेट ले लेते हैं एक, ठीक है, कि लेट g क्या है, g जो है आपका वो जनरेटिंग सेट है, बी द जनरेटिंग सेट, ठीक है, सच दैट g में जो है मान लेते हैं हम लोग m एलिमेंट है, ठीक है। देन अगर हम लोग रिप्लेसमेंट थ्योरम का यूज़ करें तो रिप्लेसमेंट थ्योरम क्या कहता है, रिप्लेसमेंट थ्योरम इम्प्लाइज करता है कि देखिए ये जनरेटिंग सेट हो गया, ठीक है, और ये आपका बेसिस है, तो बेसिस का मतलब ये होता है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज कर सकते हैं आपके जो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका n, ठीक है। तो ऑलवेज क्या होता है, जनरेटिंग सेट का जो एलिमेंट है वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ से ये पता चल गया कि जो जनरेटिंग सेट है उसके पास में कम से कम क्या होगा, एटलीस्ट n वेक्टर होगा, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ g ग्रेटर देन इक्वल टू n, दैट मीन्स g हैज़ एटलीस्ट n एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है वो काफ़ी जल्दी आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट ये बोलता है कि ए जनरेटिंग सेट फॉर भी दैट कंटेन्स एग्जैक्टली n वेक्टर इज ए बेसिस फॉर भी, बोलता है कि अगर g के पास में n एलिमेंट हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो ये बेसिस ही होगा और कोई नहीं हो सकता, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग इसको करके। तो नंबर 2 इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या कि अगर g के पास में क्या होता है, n ही एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। इफ़ g हैज़ एग्जैक्टली n एलिमेंट, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, देन एज, चूँकि ये जनरेटिंग सेट है तो स्पैन ऑफ g इक्वल टू क्या है आपका, v है, ठीक है, ओके। तो इफ़ अगर g मेरा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाता है और ये स्पैनिंग भी है, देन क्या हो जाएगा, देन g इज़ ए बेसिस, ठीक है। तो g क्या हो जाएगा, हमारा बेसिस हो जाएगा, देन g इज़ बेसिस ऑफ एग्जैक्टली n एलिमेंट्स, ठीक है, एग्जैक्टली n एलिमेंट्स। तो इस केस में तो ये हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा केस ये होता है कि अगर g मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट ना हो, ठीक है, इफ़ g इज़ लीनियरली डिपेंडेंट, अगर g आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होगा दिस इम्प्लाइज, ठीक है, हम लोग देखिए अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से कुछ एलिमेंट्स को हटा सकते हैं, ठीक है, g में से, क्योंकि g आपका क्या है, g आपका स्पैनिंग सेट है, स्पैन कर रहा है भी को, तो कुछ एलिमेंट को हटा देंगे हम लोग, तो हमको क्या बचेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको जो है सेट मिलेगा, ठीक है। वी कैन ओमिट लीनियरली डिपेंडेंट एलिमेंट्स, ठीक है, सो दैट वी गेट ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो हमको एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट मिलेगा से क्या, t, ठीक है, सबसेट g, सच दैट क्या हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, t के पास में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन n होगा, ठीक है। अब देखिए अगर t के पास में लेस देन n एलिमेंट है और t आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, ठीक है, और चूँकि जो है g मेरा स्पैनिंग सेट है तो t भी क्या होगा, चूँकि आपने सिर्फ लीनियरली डिपेंडेंट को हटाया है तो t भी आपको v को स्पैन करेगा, ठीक है। तो t के पास में n से कम एलिमेंट है और t जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन भी करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि t एक बेसिस हो जाएगा, इज़ ए बेसिस, t इज़ ए बेसिस, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स लेस देन n, ठीक है, ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन n, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हमारा भी क्या है, भी हमारा फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है डायमेंशन n का, ठीक है।
तो ये आपका नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट्स एज क्या, डायमेंशन ऑफ भी हमारा क्या है, n है, तो हमको जब भी बेसिस मिलेगा तो n ही एलिमेंट का मिलेगा, तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, g इज़ नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, g लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि g क्या है, g आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, g इज़ ए बेसिस, तो g ही आपका बेसिस होगा एग्जैक्टली n एलिमेंट का, ठीक है। तो ये दोनों कोरोलरी हो गया। एक कोरोलरी और भी है कुछ इंपॉर्टेंट, उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थर्ड कोरोलरी को देखते हैं, आइए। देखिए जो थर्ड कोरोलरी है वो ये है कि अगर डायमेंशन ऑफ भी मेरा n है, ठीक है, तो कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट आप भी का लेंगे जिसके पास में अगर एग्जैक्टली n ही एलिमेंट है तो वो क्या होगा, वो बेसिस होगा। बात समझिएगा, ठीक है। अगर डायमेंशन n है और आपके पास में एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है n ही एलिमेंट का, तो बात ख़त्म, यही आपका क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ इसको भी देखिए बहुत इजीली कर पाएंगे हम लोग, इसको भी अगर हम लोग प्रूफ करें रिप्लेसमेंट थ्योरम से तो ठीक है, बहुत इजीली करेंगे। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि b क्या है, वो बेसिस है, b बेसिस, ठीक है, फॉर v सच दैट b के पास में कितना एलिमेंट होगा, डेफिनेटली n एलिमेंट होगा, क्योंकि डायमेंशन b का n है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि l जो है वो क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है v का, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर हम लोग ले लें कि आपको बोलता है कि l के पास में कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली n एलिमेंट। अगर हम n एलिमेंट ले लेते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, n के पास में, देन अकॉर्डिंग टू RT यानी रिप्लेसमेंट थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, मेरे पास में b चूँकि बेसिस है तो ये जनरेटिंग सेट भी है, ठीक है। तो बीटा इज जनरेटिंग सेट, ठीक है, सच दैट बीटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बीटा इज n एंड l इज linearly independent subset such that number of element in L is n। दोनों के पास में सेम एलिमेंट है, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट है तो जो एक सबसेट मिलता है हमको, वो हमको एग्जिस्ट होगा, ठीक है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सबसेट H, ठीक है, ऑफ बीटा सच दैट कि H के पास में कितना एलिमेंट होगा, तो n माइनस n यानी 0 एलिमेंट, ठीक है। दैट इज़ क्या, दैट इज़ H आपका क्या हो जाएगा, इम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, अगर उसमें 0 एलिमेंट है तो। और क्या होगा, और L यूनियन H, ये क्या करेगा, ये स्पैन करेगा V को, स्पैन L यूनियन H इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। तो H मेरा इम्प्टी हो गया, ठीक है। और क्या होगा, मेरा रिप्लेसमेंट थ्योरम से ये जो H है तो L के साथ में ये यूनाइट होके क्या करेगा, स्पैन करेगा, जनरेट करेगा वेक्टर स्पेस V को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H आपका इम्प्टी है तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज हो जाएगा स्पैन ऑफ L इज इक्वल टू V। क्यों, चूँकि आपका H क्या है, H तो आपका इम्प्टी सेट है, ठीक है। तो अब देखिए L मेरा क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट था, ठीक है, और L मेरा स्पैन भी कर रहा है V को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि L जो है वो क्या हो जाएगा, इज ए बेसिस। तो L आपका क्या हो गया, बेसिस हो गया। तो प्रूफ हो गया कि अगर L हम कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट लेते हैं एग्जैक्टली n एलिमेंट का, यानी एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, ठीक है, या एग्जैक्टली इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस भी, तो उस केस में L क्या हो जाएगा, मेरा बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। आइए इसके बाद एक और कोरोलरी हम लोग इसमें ऐड करते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये फोर्थ कोरोलरी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग एक्सटेंशन थ्योरम में प्रूफ किए थे कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है भी का, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं किसमें, बेसिस में, ठीक है। तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा लंबा थोड़ा प्रूफ हुआ था, बट अगर आप रिप्लेसमेंट थ्योरम को यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आप प्रूफ कर पाएंगे, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बहुत सिंपल प्रूफ करेंगे, क्योंकि डायमेंशन आपका भी है। तो लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बीटा जो है वो बेसिस है, बीटा इज़ बेसिस फॉर V and number of element in beta is equal to n since dimension is n, ठीक है। अच्छा, अब देखिए तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बीटा है वो क्या होगा, जनरेट भी करेगा,
ठीक है, चूँकि ये बेसिस है तो स्पैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, और बीटा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। ठीक है, अलग से देखते हैं, लेट एल इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ भी। मान लेते हैं कि ये मेरा भी का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस एल के पास में कितना एलिमेंट है, एम एलिमेंट है। ठीक है, ओके, अच्छा देन तो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू रिप्लेसमेंट थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे हमको एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एक सबसेट एच ऑफ जनरेटिंग सेट बीटा, ठीक है, सच दैट जो एच के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा n माइनस एम। ठीक है, और क्या होगा, और L यूनियन H ये क्या करेगा, ये जनरेट करेगा, जनरेट्स भी वेक्टर स्पेस को जनरेट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो L यूनियन H है, बात समझिएगा, इसमें कितना एलिमेंट आएगा, क्योंकि L के पास में m एलिमेंट है और H के पास में n माइनस एम एलिमेंट है, तो m कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो L यूनियन H है, ठीक है, उसके पास में क्या होगा, एटमोस्ट n वेक्टर होगा। ठीक है, कॉन्टेंस एटमोस्ट n वेक्टर्स। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए L यूनियन H के पास में एटमोस्ट n वेक्टर है ना, तो यहाँ से अब देखिए बात किससे खुलते जाएगी। यहाँ पे हम फिर ऐसे लिख सकते हैं कि L यूनियन H, ठीक है, ये क्या होगा, इसके पास में होगा हैज़ एग्जैक्टली n वेक्टर्स, इसके पास में एग्जैक्टली n वेक्टर ही होगा। कैसे, तो ऊपर में हम लोग कोरोलरी ये एक सेकंड जो हम लोग पढ़े थे कोरोलरी, उसमें ये था कि कोई भी फाइनाइट जनरेटिंग सेट जो है, ठीक है, उसके पास में कम से कम n एलिमेंट होता है। तो अगर आप एटमोस्ट n एलिमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसके पास में एटलीस्ट n एलिमेंट ही होगा। तो दोनों को मिला करके ये बोल सकते हैं कि इसके पास में क्या होगा, एग्जैक्टली n एलिमेंट होगा। ठीक है, बाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कोरोलरी जो हम लोग का सेकंड नंबर का था, उसमें ये था कि एनी फाइनाइट जनरेटिंग सेट, ठीक है, ऑफ भी कॉन्टेंस एटलीस्ट n वेक्टर्स, एटलीस्ट n वेक्टर्स। ठीक है, अगर डायमेंशन n है तो n ही वेक्टर उसमें होगा, कम से कम n वेक्टर होगा। तो यहाँ पे चूंकि एटमोस्ट n वेक्टर दिखा रहा है, ठीक है, चूँकि देखिए L के पास में m एलिमेंट है और H के पास में n माइनस एम एलिमेंट है। ठीक है, जब दोनों को आप ऐड करेंगे, बात समझिए, ठीक है, तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना एलिमेंट होगा, तो एटमोस्ट n ही एलिमेंट होगा। ठीक है, चूँकि यूनियन है तो उससे कुछ कम ही हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये कहता है कोरोलरी 2 के जो जनरेटिंग सेट है, अगर डायमेंशन n है तो उसमें एग्जैक्टली उसमें एटलीस्ट n एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि L यूनियन H में एग्जैक्टली n वेक्टर होगा। और अगर एग्जैक्टली वाला केस मिल गया तो आपको यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि L यूनियन H क्या हो गया, इज ए बेसिस, ये बेसिस हो जाएगा। क्यों, तो हम लोग फिर यहाँ पे बताएंगे आपको कि हम लोग पढ़े थे अगेन कोरोलरी 2 में ही, कोरोलरी जो 2 था वो क्या आप कहता था, वो कहता था, ठीक है, कि ए जेनरेटिंग सेट कॉन्टेंस एग्जैक्टली n एलिमेंट्स। ठीक है, अगर एग्जैक्टली n एलिमेंट हो जाता है जनरेटिंग सेट में तो वो क्या हो जाता है, वो आपका बेसिस हो जाता है। ठीक है, इज ए बेसिस। तो डेफिनेटली अगर इसमें एग्जैक्टली n वेक्टर आ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका बेसिस है। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज L इज एक्सटेंडेड टू L यूनियन H एज ए बेसिस। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली L यूनियन H क्या है, एक तरह का एक्सटेंशन है, तो हम लोग L को एक्सटेंड कर दे रहे हैं एक बेसिस में। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी जो है आपका इस तरह का कोरोलरीज जो है वो प्रूफ हो जाता है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते चलते लास्ट में मैं आपको इसके कुछ एप्लीकेशन की बात कर देता हूँ कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, मतलब इसका जो है क्या इसका रिप्लेसमेंट थ्योरम का एप्लीकेशन है, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए रिप्लेसमेंट थ्योरम में ये है कि सपोज़ कीजिए ना कि हमको जो है कोई एक दे रखा है सेट। ठीक है, मान लीजिए मेरा भी जो है वो R3 है। ठीक है,
रियल डायमेंशनल स्पेस है 3 डायमेंशन का, ठीक है। और हमको कोई एक सेट दे रखा है, मान सपोज करते हैं 1 2 3, ठीक है, 1 0 0 और आपको 0 1 0, ठीक है। तो अब आपको बोलता है कि टू शो कीजिए, आप शो कीजिए कि क्या है, एस जो है आपका वो बेसिस है, ठीक है। तो अब बेसिस शो करने के लिए देखिए हमको 2 काम करना पड़ता है, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना पड़ता है, दूसरा ये शो करना पड़ता है कि स्पैन ऑफ एस इक्वल टू क्या है, भी है। लेकिन अगर आप आरटी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, तो आरटी थ्योरम से आप किसी भी एक को प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। प्रूफ बाय टेकिंग आइदर वन, बाय टेकिंग ईदर वन, ठीक है। कोई भी एक आप लेके चलेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। यानी अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते हो, ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ पे इसका डायमेंशन 3 है, ठीक है। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के पास भी एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, तो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। सिर्फ एक ही से आपका काम चल जाएगा। या अगर आप सिर्फ स्पैन वाला काम करते हैं, ठीक है, मतलब आप लेते हैं क्या कि स्पैन ऑफ एस इक्वल टू भी है, ठीक है, यानी एस जो है भी को जनरेट कर रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो जनरेटिंग सेट में है इसके पास में क्या है, एग्जैक्टली 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो चूंकि इसके पास में एग्जैक्टली 3 एलिमेंट है तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये आपका अगेन क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर के कोरोलरीज में पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए इसका जो है एक काफ़ी अच्छा फैक्ट है कि इसमें बेसिस को प्रूफ करने के लिए दोनों पार्ट प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और जनरेटिंग दोनों को, बल्कि आप किसी भी एक से जा करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया। समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करके रखिए। काफ़ी कुछ आपको मिल रहा है इस लीनियर अलजेब्रा और इनफैक्ट पूरे बीएससी में, इनफैक्ट आपको CSIR और गेट एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, कुछ इश्यू होगा तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।